MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2022 मार्च क्वेश्चन नंबर 7 लैटिन अमेरिकी क्षेत्र भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जो लैटिन अमेरिकन क्षेत्र है वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आंसर है कैरेबियन तथा और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत का लिंकेज ट्रेड निवेश मतलब उनके साथ एक ट्रेड निवेश चलता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोगात्मक भूमिका रही है। उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी के लिए हमारे साइंस के क्षेत्र में काफ़ी हेल्प करी है कैरेबियन और लैटिन अमेरिकी देशों ने। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय वैदेशिक नीति का ढांचागत विकास किया। विदेश नीति का मतलब विदेशियों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए जाएं और इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। ऐसा करने में भारत को बहुत समय लगा और भारत ने स्वयं अपने ढंग से लैटिन अमेरिकी तथा कैरेबियन देशों के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने दो देशों से अपने संबंध स्थापित किए। शीत युद्ध के समय में दोनों गुटों से बचते हुए एक नए एवं स्वतंत्र पथ का निर्माण किया। उन्होंने किसी गुट में प्रवेश नहीं किया, उनकी हेल्प ली। ठीक है, इस परिवेश ने लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों को विशेष रूप से प्रभावित किया। इन देशों ने भारत से संबंध स्थापित किए। फलतः 1961 में नेहरू ने इन देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक और मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना के लिए अपनी यात्राएं प्रारंभ कर दी। तो 1961 में नेहरू ने इन देशों में जाके यात्रा की ताकि उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध, उनसे अच्छे संबंध बनाए जा सकें। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी इन दोनों देशों की समुद्री यात्रा करके भ्रमण किया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी बनी थी, तो उन्होंने समुद्री यात्रा से यहाँ का भ्रमण किया और इससे संबंध जोड़ने का प्रयास किया। इन देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान और विकास की प्रक्रिया 1951 में ही शुरू हो गई थी। वहाँ पर जो राष्ट्रवाद था और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो 1959 में ही शुरू हो गया था। इसीलिए इन्हें तीसरे विश्व के देशों में रखा गया था। तीसरी दुनिया के देश थे। इनका संबंध मध्य अमेरिका, साफ्टा एवं इंडियन समुदाय के लोगों से शुरू हो चुका था। फलतः यहाँ पर अनेक प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की गई, अलग अलग योजनाएं बनाई गई। अमेरिका क्यूबा संबंध खराब होने पर क्यूबा ने विकल्प के रूप में अन्य राष्ट्रों की खोज की। पहले अमेरिका और क्यूबा के बीच में संबंध था, वो आपस में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जब इनका संबंध खराब हो गया तो क्यूबा ने दूसरे देशों के साथ जाकर संधि की। 1960 के दशक में ब्राजील और मैक्सिको में संकट उत्पन्न होने के कारण क्यूबा और उसके निकटवर्ती देशों ने पूर्व की ओर देखना प्रारंभ कर दिया तथा एशिया के देशों से संबंध जोड़ना भी प्रारंभ किया। 1980 में कैरिबियाई क्षेत्र में नव उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। नव उपनिवेशवाद मतलब वहां पर फिर से लोगों ने छोटे छोटे राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, वो था नव उपनिवेशवाद। 1968 में चिली ने अंकटाड सम्मेलन में भारत के साथ पहचान बनाई और बातचीत शुरू की। इन देशों को भारत के प्रति आकर्षित होने का मौका मिला। जब उन्होंने उससे बातचीत की तो भारत से काफी अट्रैक्ट हुए। भारत ने विश्व स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाकर ख्याति अर्जित की। भारत कहता था कोई किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, सभी देशों को अपना अपना विकास खुद करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए विकास करने के लिए, ना कि उन्हें ग्रुप बनाना चाहिए। वो कोई भी ग्रुप के खिलाफ थे, वो गुट निरपेक्ष नीति को चला रहे थे। तो इस आंदोलन पे से उनको ख्याति, उनको प्रसिद्धि मिली, वो फेमस हो गए। भारत ने तीसरे विश्व के देशों के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने के लिए संबंध जोड़ा। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देश इस अभियान से काफी आकर्षित हुए। तो जब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश जो थे उनसे इंप्रेस हो गए, भारत से इंप्रेस हो गए। 1964 में जब बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, 1964 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन था, प्रथम सम्मेलन था। तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केवल क्यूबा ही कर रहा था। इस सम्मेलन से क्यूबा को बहुत साहस मिला और उसने भी दोनों गुटों को नकारते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का प्रयत्न किया। क्यूबा के इस अभियान से लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के बहुत से देश आकर्षित एवं प्रभावित हुए। इसीलिए 1970 के दशक से इन विकासशील देशों के मन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। फलतः इन देशों ने गुट निरपेक्ष सम्मेलनों में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, मतलब वहां पर लैटिन अमेरिका में और कैरिबियाई देश में जो छोटे छोटे देश थे उनको भी अपनी अलग से पहचान बनाने का मौका मिला, वो भी उसके लिए प्रोत्साहित हुए। तो उन्होंने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और इस क्षेत्र के 17 देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत को स्वीकारा। फलतः 1983 में लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई क्षेत्र के 70 देशों ने 70 कंट्रीज ने इसके सम्मेलन में सदस्य के रूप में भाग लिया और 10 देश पर्यवेक्षक के रूप में आए। पर्यवेक्षक मतलब उनको कंट्रोल करने वाले। 70 कंट्रीज तो उसके मेंबर्स बने, 10 पर्यवेक्षक बन गए, मतलब उनके लीडर बन गए। इस तरह इस क्षेत्र के देशों में के मन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति श्रद्धा जागी। इन देशों के क्षेत्रीय संगठन इक्लेक, सेला, ओलार्ड आदि संगठनों ने NAM के प्रति रुचि दिखाई।
एवं विचार विमर्श शुरू कर दिया। इन देशों के प्रति NAM का भी रुझान बढ़ा। 1970 के दशक में जब विश्व स्तर पर आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी और तेल की कीमतों में वृद्धि हुई तो इससे ये विकासशील देश प्रभावित हुए। तेल के जब डीजल या पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है, तो ये काफी प्रभावित हुए और ब्राजील सहित सभी लैटिन अमेरिकी देशों ने भुगतान असंतुलन के संकट का सामना किया। फलतः इन विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए दक्षिण का सहयोग विकसित हुआ। इसी समय NAM ने अपनी सद्भावना प्रदर्शित की और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 1974 में मैक्सिको एवं वेनेजुएला ने अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक प्रस्ताव पेश किए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अधिवेशन था और इसमें विशेष कार्य प्रारंभ हुए थे। फलतः लैटिन अमेरिकी देशों ने अन्य देशों के साथ तांबा, लोहा, बॉक्साइट और अन्य प्रकार के खनिज अयस्कों के संबंध में समझौते किए। इन्होंने जो भी अधिवेशन हुआ वहां पर इन्होंने समझौते किए किस किस चीज के बारे में, तांबा, लोहा, बॉक्साइट और अन्य प्रकार के जो खनिज थे। इन समझौतों से इन देशों की अस्थायी सुविधा प्राप्त हुई, मतलब जो महंगाई की मार को झेल रहे थे, जब इन्होंने ये समझौता किया तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिली, फाइनेंशियली हेल्प मिली। फलतः इन देशों को आर्थिक सहयोग मिलने लगा, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने लगा। पुनः जब 1979-80 में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई तो यहाँ पर कठिनाइयां प्रारंभ हो गई, लेकिन फिर से एक बार 1979 और 80 में तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई तो फिर से इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किया। भारत ने लैटिन अमेरिका में जितने भी देश थे उनके साथ संबंध स्थापित किया। लैटिन अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंधों में निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट होते हैं। आर्थिक संबंध किस प्रकार के थे? पहला है, भारत को लैटिन अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक संबंध जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि भारत इन देशों के सहयोग लेकर तथा देकर अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। हम अपना सहयोग हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले भी सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे आर्थिक संबंध जो हैं और मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के लिए लैटिन अमेरिकी देशों में बाजार खोजना चाहता है, वहां पर मार्केट चाहिए। हम प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन प्रोडक्शन उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट हमें लैटिन अमेरिकी देशों में मिल सकती है ताकि वे अपने देश के उत्पादित वस्तुओं का निर्यात कर सके एवं इन देशों से आर्थिक संबंध स्थापित कर सके। तीसरा, भारत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध इसलिए जोड़ना चाहता है क्योंकि विकासशील अमेरिकी देश भारत में पूंजी निवेश कर सके। वो भी लैटिन अमेरिका में जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, वहां पर भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत को हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली और भारत की आर्थिक व्यवस्था के विकास में सहयोग होगा क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का सहयोगात्मक प्रणाली के द्वारा विकास किया जा सकता है, वहां से हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो अब ऐसी संभावना है तो हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हम दोनों को आपस में मिलकर डेवलप हो जाना चाहिए।